हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र के बारे में। प्रजनन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा समझेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास भी करेंगे और एक एक चीज़ को हम इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। और इससे पहले जो है हमने जो आनुवंशिकी वाला टॉपिक था वो कवर कर रखा है। तो अगर किसी ने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसकी 2 क्लासें हैं और वो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया है। तो ये इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें मैं क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, इसमें प्रजनन तंत्र के बारे में जब मैं पढ़ाऊँगा तो प्रजनन तंत्र क्या होता है ये पढ़ाऊँगा, और मादा प्रजनन तंत्र, ये सारी चीज़ें मैं इसमें 2 तरीके के प्रजनन तंत्र होते हैं। एक आपका होता है मेल, आपका जो नर प्रजनन तंत्र होता है, एक आपका होता है मादा प्रजनन तंत्र। तो इन दोनों के बारे में पढ़ाऊँगा, लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो मादा प्रजनन तंत्र है। और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को कवर करूँगा, जैसे कि इसमें कैसे एक बेबी बनता है इसके बारे में बात करूँगा। मेल सेल और जो फीमेल सेल है वो मिलता है तो उसका फर्टिलाइजेशन, निषेचन कैसे होता है, ये प्रोसेस क्या होती है, कैसे एक बेबी बनता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद ये सारे डायग्राम के बारे में आपको समझाऊँगा। और क्या बताता हूँ कि ये जो होता है ये साइकिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, इसके बारे में मैं बात करूँगा। जिसको हम मासिक धर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऋतुस्राव। इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊँगा। तो देर ना करते हुए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले हमारी और क्लासें भी हो चुकी हैं तो उनके बारे में भी एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे कि संपूर्ण इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं, उसकी मैराथन क्लासें भी कंप्लीट हैं। हिस्ट्री मैराथन, संपूर्ण प्राचीन इतिहास, इसी प्रकार से हमारी मध्यकालीन इतिहास की भी कंप्लीट है। और आधुनिक इतिहास पर भी हमने बहुत अच्छे से मैराथन क्लास बनाई हैं और 2 इसकी मैराथन क्लास हैं आधुनिक इतिहास पे। उसके बाद हमने भारतीय भूगोल को बहुत अच्छे से कवर कर दिया है, तो ये आप जरूर देखें जाके, बहुत अच्छी क्लास है। उसके बाद इसकी मैंने 2 क्लासें बनाई हैं, भारतीय इतिहास की, भारतीय भूगोल की। और फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने भी पढ़ा दिया है, तो ये बहुत अच्छी क्लास है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, और इसको देखना आप ना भूलें। बहुत अच्छे से मैंने इसमें समझाया है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। और उसके बाद पॉलिटी, जो कि बहुत टिपिकल सब्जेक्ट रहता है, बहुत अच्छे वे में स्लाइड बाय स्लाइड मैंने इसको समझाया है। और प्रेजेंटेशन इतना ज़बरदस्त दिया है ना कि गजब ही है, इसमें बहुत शानदार मैंने इसको बताया है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स, ये आप देखेंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है। इकोनॉमिक्स में बहुत शानदार तरीके से समझाया गया, एक एक चीज़, जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये पार्ट 2 में जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को मैंने कवर किया है, तो बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये क्लासें हमारी बायोलॉजी की बहुत सारी क्लासें हो भी चुकी हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जहाँ से हमको स्टार्ट करना है। कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, ये हमारा टॉपिक है, यहाँ से हम आते हैं। क्या है, हमको प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो प्रजनन तंत्र, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, ये होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर आप इसको समझते हैं ना तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये क्या लिखा है, प्रजनन क्या है। प्रजनन क्या है, तभी तो आप उस तंत्र को समझ पाएंगे ना। देखिए, क्या है, प्रजनन अपने आप में कुछ भी नहीं है। क्या है, संतान उत्पत्ति करना। संतान उत्पत्ति करना ही प्रजनन कहलाता है। क्या है, अपने समान जीव को जन्म देना। मतलब जैसे कि अगर हम इंसान हैं तो हम इंसानों को अगर जन्म देते हैं तो ये प्रजनन कहलाएगा। अगर कोई पशु है तो पशु अगर पशु को जन्म देता है तो वो प्रजनन कहलाएगा। पक्षी पक्षी को जन्म देता है तो वो प्रजनन कहलाएगा। तो ये होता है प्रजनन, संतान उत्पत्ति करना, अपने समान जीव की उत्पत्ति करना या उसको जन्म देना, ये प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे ना, हम किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे जो मानव प्रजनन तंत्र होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मानव प्रजनन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमको क्या पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। देखिए, मानव के बारे में जब भी आप बात करते हैं ना कि मानव का जो प्रजनन तंत्र है, तो मानव एक लिंगी है, क्योंकि प्रजनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, लिंग। तो मानव क्या है, ये एक लिंगी है। आप सोचते होंगे मानव एक लिंगी कैसे है, मानव तो 2 तरीके के होते हैं, एक फीमेल होता है, एक मेल होता है। तो मानव होते तो 2 तरीके के हैं, एक आपका फीमेल होता है, एक आपका मेल होता है।
लेकिन मेल में सिर्फ मेल का लिंग होता है और फीमेल में सिर्फ फीमेल का लिंग होता है। तो मानव क्या है ना, एक लिंगी आपका क्या है प्राणी होता है, क्योंकि नर का जो लिंग होता है वो अलग होता है और जो मेल का लिंग यानी मादा का जो लिंग होता है वो आपका क्या होता है, फीमेल का अलग होता है सिस्टम। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही पर्सन में दोनों तरीके के लिंग हो, इसीलिए मानव एक लिंगी कहलाता है। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि मानव एक लिंगी है। अब यहाँ पे देखिए कैसे ये जन्म देते हैं, कैसे ये प्रजनन करते हैं। ये आपका क्या है, नर है, ये आपका क्या है मादा का आपका क्या है लिंग है। अब ये क्या करेंगे, इनके जो XY क्रोमोसोम्स हैं, इनके XX क्रोमोसोम है, ये इसको बढ़ जाएंगे। ये मैंने पिछली जो क्लास है ना उसमें मैंने समझाया है जो आनुवंशिकी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं समझाता हूँ, जिसने वो पढ़ी है उसको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ, क्या है, जीव, क्योंकि हर जीव प्रजनन करता है। तो जीव देखिए क्या है, दो तरीके के होते हैं। एक तो वो जीव होते हैं जो अंडे देते हैं, एक वो जीव होते हैं जो बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो जो अंडे देते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं, या फिर ओविपोरस इंग्लिश में बोले तो ओविपोरस। और जो बच्चे पैदा करते हैं उनको कहते हैं बीबीपोरस यानी कि जरायु। आपने सुना होगा ये वर्ड, जरायु कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अगर जो अंडे देते हैं उन पक्षियों के नाम, उनका मतलब एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें यहाँ पे, एक जैसे एक देने वाला क्या है, पक्षी होता है, सरीसृप होता है, रेप्टाइल्स होते हैं, ये भी अंडे ही देते हैं, ठीक है। और अगर जो जो मैं आपको बताता हूँ जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि स्तनधारी हो गया, मैमल्स हो गए, मानव हो गया, ह्यूमन, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं ना कि अंडों को, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पे देखिए ये तो सेम टू सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मैंने उस स्लाइड से ये पार्ट लगा दिया है, हालांकि मुझे यहीं से समझाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, ये तो सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नर आपका होता है, यहाँ पे आपका होता है फीमेल। तो नर का जो आपका क्या होता है, शुक्राणु, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, और जो मादा का क्या होता है, अंडाणु, जिसको हम ओवम बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों जब मिलते हैं, क्योंकि नर का जो महत्वपूर्ण सेल है ना वो आपका है शुक्राणु, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो कोई भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। और उसी प्रकार अगर महिला का यानी कि फीमेल का अंडाणु अगर नहीं होगा तब भी बच्चे का जन्म नहीं होगा। ये दोनों का होना बहुत जरूरी है और इनका मिलना बहुत जरूरी है। ये दोनों जैसे ही मिलेंगे तो मिलके ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जिसको हम युग्मनज कहते हैं, हिंदी में युग्मनज कहते हैं, इंग्लिश में उसको जाइगोट कहते हैं। अब जैसे ये जाइगोट बनेगा तो जाइगोट क्या करेगा, वही जाइगोट आपका धीरे धीरे डेवलप होगा और एम्ब्रियो में तब्दील होगा, यानी कि भ्रूण भ्रूण का विकास होगा, भ्रूण विकास होगा। और वही भ्रूण विकास होते 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 क्या बनेगा, फीटस बनेगा। फीटस जो एम्ब्रियो से थोड़ा सा डेवलप वाला पार्ट होता है, थोड़ा विकसित वाला पार्ट होता है, तो ये आपका बनेगा आपका फीटस। और फीटस के बाद, फीटस में क्या होता है, बच्चे के हाथ पैर, मतलब जो लोथड़ा होता है ना एक तरीके का, वैसे तो वो भ्रूण में होता है तो वो सिर्फ लोथड़ा होता है, लेकिन जब फीटस बनता है ना तो उसमें अलग से मतलब थोड़े से दिखने लगते हैं कि ये बच्चे के पैर दिख रहे हैं, ये हाथ दिख रहे हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी संरचनाएं उसमें दिखने लगती हैं, तो ये फीटस होता है, ठीक है। अब मैं आपको आता हूँ अगली स्लाइड पे ले चलता हूँ, पहले ये स्लाइड आप समझना, यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये देखिए देखिए कोई भी जब तक मेल सेल और आपका क्या है फीमेल सेल नहीं मिलेगा, आपका जाइगोट नहीं बनेगा, भ्रूणीय विकास नहीं होगा, फेटस नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए ये आपका क्या है, मेल आपका क्या है, मेल का आपका क्या है स्पर्म है, और ये फीमेल का आपका क्या है एग्स है। एग बोले तो अंडे हैं, जिसको अंडाणु कहते हैं, ठीक है, वो है अंडाणु, बिल्कुल अंडे जैसे होते हैं इसलिए उसको एग बोल देते हैं, ठीक है, जो फीमेल में होते हैं। अब जब ये दोनों मिलेंगे इसका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन बोले तो निषेचन होगा, निषेचन बोले तो जब फीमेल का आपका अंडाणु यानी ओवम और मेल का स्पर्म यानी कि शुक्राणु जैसे ही आपस में मिलेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब ये आपस में मिलेंगे तो जैसे कि बीज पड़ता है, बीज के साथ जमीन में बीज पड़ता है, उसके साथ और भी मटेरियल्स पड़ते हैं, जैसे कि जो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर्स पड़ते हैं, तब जाके वो क्या करते हैं, निषेचित होते हैं। इसी प्रकार आपका क्या है, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। और फर्टिलाइजेशन होता है तो देखिए ये इस तरह से आपका क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट का डेवलपमेंट देखिए, पहले आप लोग देखिए यहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट, ये क्या है आपका,
ये आपका फीमेल का सेल है, फीमेल का सेल बोले तो अंडाणु है। और ये देखिए ओवम, ये देखिए वो क्या बोलता हूँ, ये शुक्राणु देखिए इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी। इनमें से बहुत सारे शुक्राणु इसमें मिलते हैं, लेकिन कोई एक शुक्राणु क्या है, वो जाइगोट बनाता है। कोई एक शुक्राणु आपका जाइगोट बनाता है, और जब ये जाइगोट जाइगोट बनता है तो ये इस तरह की अवस्था आपकी क्या होती है, ये एम्ब्रियो है। देखिए एक लोथड़ा जैसा दिख रहा है ना, बिल्कुल इसमें कोई भी आपको अभी नहीं दिख रहा है कि ये एक बच्चा है, ये एक लोथड़ा जैसा है। तो ये एम्ब्रियो स्टेज होती है। उसके बाद आपका फीटस बनता है, जिसमें बच्चे की एक इमेज तैयार हो जाती है। ये इस तरह से डेवलप होता है। फिर वो एकदम से बेबी के रूप में तैयार हो जाता है, और आपका क्या कहते हैं, डिलीवरी के टाइम वो बाहर निकल आता है। तो ये आपका क्या है, प्रजनन के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। किसके बारे में, प्रजनन के। अब मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ, जो प्रजनन तंत्र है उसके प्रकार देखिए। मानव प्रजनन तंत्र, हम मानव के बारे में पढ़ेंगे, ना कि हम और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मानव के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मानव प्रजनन तंत्र के प्रकार को आपको समझना होगा। मानव प्रजनन तंत्र, तो मानव प्रजनन तंत्र के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, दो होते हैं। एक तो होता है मादा प्रजनन तंत्र, और एक होता है आपका नर प्रजनन तंत्र। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। तो ये दो आपके होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो फीमेल, सबसे पहले हम फीमेल को ही पढ़ेंगे। तो देखिए जो फीमेल में जो प्रजनन अंग हैं वो 12 से 13 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जिन ऑर्गन्स के थ्रू वो रिप्रोडक्शन करेगी, वो जो उसके ऑर्गन है ना, वो 12 से 13 साल की एज में क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब अगर वो चाहे तो 12 से, आपने सुना होगा पहले 14 से 15, 13, 12 साल की एज में क्या हो जाती थी, शादियाँ हो जाती थी बच्चियों की। तो क्यों हो जाती थी, क्योंकि ये ऐसा था कि ये उस लायक हो जाती थी कि अब ये किसी भी बच्चे को जन्म दे सकती हैं, तो इनकी शादी कर देनी चाहिए। और उनका जो ये सिस्टम था वो एक्टिवेट हो जाता था, प्रजनन तंत्र का। और मेल के बारे में अगर बात करें तो मेल का जो प्रजनन अंग है ना, वो 15 से 18 वर्ष में आपका क्रियाशील होता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, सक्रिय हो जाता है। अब ये आपका क्या है, फीमेल आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये आपका मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके बारे में भी मैं ही आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, किसके, मादा प्रजनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, मादा प्रजनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं इसके बारे में जब बात करता हूँ, तो इसमें जो मादा प्रजनन तंत्र होता है ना, इसके कौन कौन से अंग जो है ना, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है। मादा प्रजनन अंग देखिए कौन कौन से अंग हैं। ये आपकी क्या है, जिसको आपको एक अलग लैंग्वेज में, डॉक्टरी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हों, बच्चेदानी भी बोल देते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको क्या, यहाँ पे इसके अंगों के बारे में सबसे पहले समझते हैं। ये आपको एक इमेज जो दिख रहा है, इसको समझते हैं, क्योंकि यहीं से सारा कुछ होने वाला है। इसमें जो है कितने अंग होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमको पढ़ना है और जो इसमें कार्य करते हैं उनके बारे में पढ़ना है। क्या है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ओवेरी। ओवेरी क्या होता है, जिसमें आपका ओवम बनता है, जिसमें ओवम का निर्माण होता है, वो ओवेरी होता है, उसको अंडाशय कहते हैं, ओवेरी कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब होती है अंडवाहिनी, जिस नलिका के द्वारा आपका जो मेल का अंडाणु है ना, फीमेल का अंडाणु है ना, जो ट्रेवल करता है, वो फेलोपियन ट्यूब कहलाती है, अंडवाहिनी उसको कहते हैं। गर्भाशय, गर्भाशय वो स्थान है जहाँ पे किसी बेबी 9 महीने उसमें रहता है, वो आपका गर्भाशय कहलाता है, यूट्रस कहलाता है, ठीक है। सर्विक्स, ये गर्भाशय ग्रीवा होती है, गर्भाशय की ग्रीवा। और ये बहुत सेंसिटिव आपका पार्ट होता है, यहाँ पे बहुत साफ सफाई वाला पार्ट होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। वजाइना, वजाइना जो आपका पार्ट होता है, यही आपका क्या है, ये रिप्रोडक्शन करने का आपका क्या है, ये क्या बोलता हूँ, ये बाहरी एक अंग होता है। और इसी के थ्रू आपका क्या है, मेल का जो स्पर्म है ना, वो एंट्री लेता है यहीं से। तो ये प्रजनन नलिका है, मतलब यहीं से मेल का शुक्राणु आपका एंटर करता है, ठीक है। मैं इस सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगली स्लाइड में मैं इस डायग्राम के बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अच्छा आप ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको वो चीज़ें समझाता हूँ। देखिए ये आपका यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, इन सारी चीज़ों से आप बाखूबी वाकिफ़ हैं। फिर भी मैं इसकी जो जो संरचना है, मैं उसके बारे में आपको समझा देता हूँ, 1 मिनट।
मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए, इसके बारे में समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, ये जो सबसे बाहरी पार्ट है, ये वाला जो सबसे ऊपर का जो बाहरी पार्ट है, ये क्या कहलाता है? ये मोन्स पबिस कहलाता है। क्या कहलाता है? मोन्स पबिस कहलाता है। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये, और ये वाला जो पार्ट है इधर का, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है लेबिया मेजोरा। क्या कहलाता है? लेबिया मेजोरा कहलाता है। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट आपका लेबिया मेजोरा कहलाता है, उसी प्रकार इसके अंदर का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये लेबिया माइनोरा कहलाता है। क्या कहलाता है? लेबिया माइनोरा कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये संरचना जो है, ये वाली जो संरचना है, कौन सी संरचना? ये एक संरचना है ना, इस संरचना को क्या कह लेते हैं? क्लिटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं, या फिर क्लिटोरिस भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो आपका है ना, ये आपका यूरेथ्रल पार्ट है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। जब भी मूत्र आता है, मतलब यूरिन हमको निकालना होता है, या फीमेल को निकालना होता है यूरिन ना, तो वो ये यूरेथ्रल पार्ट आपका क्या है? ओपन होता है, इसकी ओपनिंग होती है। और जैसे ये ओपनिंग होती है ना, तो वहाँ से पेशाब, मतलब जो मूत्र है, वो निकल जाता है यूरिन के द्वारा। ठीक है, अब ये तो आपने समझ ली। अब ये दो चीज़ें, ये वाले आपके पार्ट रह गए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ये जो आपकी ये जो एक लेयर है, ये जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं हाइमेन, क्योंकि ये वो पार्ट है जो वजाइना को ओपन करते हैं, तो ऊपर से ये खुलता है ना, तो ये वजाइना का जो हाइमीन वाली संरचना है, इससे ये वजाइना क्लोज हो जाती है, एकदम सिकुड़ सी जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वजाइनल ओपनिंग। और ये जो पार्ट है अंदर का, ये वजाइनल ओपनिंग है। यहीं से मेल का स्पर्म जो है ना एंट्री लेता है और अंदर की तरफ बढ़ता है, तब जाके अब ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट यहीं से लिया गया है। ये देखिए, ये मैंने बाहरी आपका क्या है, ये बाहरी एक तरीके से फीमेल का प्रजनन आपका अंग था। ठीक है, अब इसके अंदर का आपका क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये अंदर का है, और यही मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। तो ये इसको हम समझते हैं। अब इसको हम दूसरी स्लाइड में समझते हैं। ठीक है, इस वाली स्लाइड से हम समझते हैं। कौन सी स्लाइड से समझते हैं? ये वाली स्लाइड। ये कोई पार्ट आपका यहाँ पे निकल के आया। अब यहाँ पे मैं जो भी आपको समझाने वाला हूँ, वो आप बहुत अच्छे से समझेंगे, वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि फीमेल का जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे काम करता है। देखिए, इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया, ये वजाइना है, और वजाइना से ही आपका क्या है, स्पर्म जो है शुक्राणु एंट्री करेगा। लेकिन हमको समझना है इसको फीमेल, इस ऑर्गन को समझना है। देखिए, हम अंडाणु की बात करते हैं, क्योंकि फीमेल में अगर अंडाणु नहीं बनेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कुछ भी नहीं होगा। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रही है ये चीज़, ये आपकी क्या कहलाती है? ओवेरी। ये भी आपकी ओवेरी है। दो ओवेरी होती हैं, और ये कहाँ पे हैं? जो आपका ये आपकी क्या होती है, ये तोंदी जो होती है, उसके थोड़ा 1-2 इंच नीचे आपकी ये चीज़ होती है। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? ओवेरी होती है। ओवेरी में क्या होता है? यहीं पे अंडाणुओं का निर्माण होता है, एग्स का जनन होता है। ठीक है, यहीं पे होता है। अब इसके बाहर की जो ये संरचना है, ये आपको पंजों जैसी आपकी दिख रही है, जो इसको पकड़े हुए एक तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं? फेम्ब्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेम्ब्री बोलते हैं। और इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, मतलब काम तो है, लेकिन हमको ये पढ़ना है ओवेरी। ओवेरी क्या करती है? अंडाणुओं का निर्माण यहीं पे होता है। ठीक है, यहीं पे आपका अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब ये जो आपकी ट्यूब है, ये जो आपकी ट्यूब है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये लाल कलर है और पूरा लाल ही है, तो इसमें समझ भी नहीं आएगी। देखिए, ये जो आपका है ना, ये आपकी जो ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब कहलाती है। क्या कहलाती है? फेलोपियन ट्यूब कहलाती है, यानी कि अंडवाहिनी कहलाती है। ठीक है, अंडवाहिनी। ये भी आपकी क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। इन दोनों से आपके क्या है? अंडाणु यहाँ पे और यहाँ पे आपका क्या है? आता है। अभी मैं इसका पूरा सिस्टम बताऊंगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको समझाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये आपका क्या कहलाता है? यूट्रस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका क्या कहलाता है? यूट्रस कहलाता है। तो ये आप ये यूट्रस है, इसको हम क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। और ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। ये वो जगह है जहाँ पे एक बच्चे का जन्म होता है, यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट होती है। ये क्या है? लाइफ ओरिजिनेट होती है, और इसका स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है।
इसको सबसे ज़्यादा आपकी क्या है प्रोटीन की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी की यहाँ पे बहुत सारी क्या है आपके पोषक न्यूट्रिशंस की ज़रूरत आपको यहाँ पे होती है। तो और ये जो ओवम होता है ना, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ लाइफ को ओरिजिनेट कर रही है उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए है। तो ये यहाँ पे ये वो बॉल है, ये मतलब वो दीवार है, ये वो चीज़ है जहाँ पे हर एक व्यक्ति ने यहाँ पे 9 मंथ आपका क्या है रेस्ट किया है, 9 मंथ अपना जीवन यहाँ पे गुजारा है या यहाँ पे उसका जन्म हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अब देखिए यहाँ से आपका क्या है ओवम चलेगा और यहाँ पे आएगा, यहाँ से भी ओवम चलेगा, यहाँ पे आएगा। अब अगर उसी टाइम पे आपका क्या है यहाँ से जो शुक्राणु है वो अगर आपका ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँच जाता है और यहाँ से ये आ जाते हैं और इनका आपस में क्या हो जाता है, ये मिलते हैं, जाइगोट बना देते हैं, तब जाके एक बेबी का जन्म होना तय है, मतलब बन सकता है। अब ये एक बहुत ही मतलब यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट होती है। अब ये जो पार्ट है ये वाला, ये सर्विक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्विक्स या सर्विकल कैनल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विकल कैनल बोलते हैं इसको, सर्विकल कैनल। अब ये क्या पार्ट है, यहाँ से एक फ्लूइड निकलता है, एक द्रव निकलता है, एल्कलाइन फ्लूइड निकलता है यहाँ से। वो क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओवम का ये वो बहुत सारी यहाँ पे आपने देखा हो, मतलब आपको पता होगा कि ये क्या बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो यहाँ पे बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए ये आपका सर्विकल कैनल है, और उसमें सर्विकल कैनल में ये सर्विकल कैनल क्या करता है, एल्कलाइन फ्लूइड को इसमें क्या कर देता है, मिला देता है, जिसके थ्रू ये सारा का सारा जो भी गंदा मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए, ये आपको निकल, और ये इतना प्रेशर मतलब ये कैसे निकलता है, ये तो इतना सा यहाँ तक भरा होता है। तो जैसे आपको कोई पिंपल होता है ना आपके चेहरे पे या कहीं पर भी, तो वो उसमें भी तो कुछ होता है ना, आप उसको दोनों तरफ से दबाते हो, दोनों तरफ से आप दबाते हो और वो पिंपल क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इधर से भी आपको दबाता है, इधर से भी दबाता है, और वो यहाँ से आपका निकल जाता है। तो ये चीज़ है। अब ये तो आपको पता ही है, आपको बता ही दिया, ये वजाइनल आपका क्या है एंट्री वाला पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी मेरे ख्याल से। अब मैं आगे आपको चलता हूँ और बताता हूँ क्या है आगे। देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब जो मैंने अभी तक आपको बताया है ना वो मैं लिख के भी लाया हूँ, और मैं बहुत अच्छे से लिख के लाता हूँ। देखिए ओवेरी, ओवेरी के बारे में आपको समझाता हूँ, यानी कि अंडाशय के बारे में आपको समझाता हूँ। क्या है, प्रत्येक मादा यानी कि फीमेल में एक जोड़ी यानी कि 1 पेयर आपका क्या होता है, ओवेरी होता है। ठीक है सर, ये तो समझ आया। और अंडाशय के बाहर, अंडाशय जो होता है ना उसके बाहर मैं आपको ये चीज़ दिखाई देता हूँ। ये जो आपका अंडाशय है इसके जो बाहर की एक जो है ना, ये एक पेरिटोनियम झिल्ली है। ये बाहर एक आपकी क्या है, पेरिटोनियम, इसके एक झिल्ली होती है। उसको ये आपसे पूछा जा सकता है कि अंडाशय के बाहर आपकी कौन सी झिल्ली होती है, तो पेरिटोनियम झिल्ली होती है। ठीक है, और ये क्या काम करता है ओवेरी, ये अंडाणुओं का यानी ओवम का निर्माण करता है, यानी कि अंडों का निर्माण करता है। यहाँ पे अंडे आपके बनते हैं। अब इस चीज़ को क्या कहते हैं, अंडाणुओं के निर्माण को क्या बोलते हैं, इस अंडाणु निर्माण को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओगजेनेसिस बोलते हैं या अंड जनन बोलते हैं। हिंदी में बोले तो अंड जनन, और वैसे इंग्लिश में बोले तो ओगजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलता हूँ, मादा जो है ना, जब ये देखिए ये जो रिप्रोडक्टिव जो आपके ऑर्गन्स हैं ना मादा के, ये जब काम करते हैं ना, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो मादा में आपके 2 हार्मोन्स भी होते हैं जो इस ओवेरी के थ्रू आपके क्या है जनरेट भी होते हैं। मतलब ये 2 हार्मोन्स आपके निकलते हैं, मतलब यही उन ऑर्गन्स को एक्टिवेट करते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं आपके रिप्रोडक्शन को। तो ये आपके क्या है हार्मोन्स होते हैं, एक आपका एस्ट्रोजन होता है, एक आपका प्रोजेस्टेरोन होता है। ये 2 हार्मोन आपके आपके काम करते हैं। तो ये जो 2 हार्मोन्स हैं ये इसी टाइम पे आपके क्या है, जब अंडाणुओं का निर्माण होता है तो इसी टाइम पे ये आप सारे काम करते हैं। क्या है ये जो आपके हार्मोन्स हैं यही इन चीज़ों को क्या करते हैं, ये उत्तेजित करते हैं। देखिए ऋतुस्राव जो आता है ना उस पर कंट्रोल कौन करता है, ये 2 हार्मोन्स ही करते हैं। प्रजनन अंगों की वृद्धि इन्हीं हार्मोन्स के थ्रू होती है। और आपने देखा होगा जो लोग इसमें क्या करते हैं, वो जो मैं क्या बोलता हूँ, जो वुमेन ट्रैफिकिंग के जो आपके जो लोग वुमेन ट्रैफिकिंग करते हैं ना, वो इन 2 जो हार्मोन्स हैं ना उनको एक्टिवेट करते हैं इंजेक्शंस के थ्रू लेडीज़ के,
जो बच्चियों को पकड़ लेते हैं, और ये हार्मोन्स उनको क्या करते हैं, ये इसके इंजेक्शंस देते हैं, और वो जो आपके जो होते हैं ना, वो बहुत कम उम्र में ही जवान इनको बना देते हैं, और ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, उसमें ये लोग करते हैं। तो ये जैसे आपने गायों को देखा होगा, गाय है भैंस है, तो मैंने क्या बताता हूँ कि ये गाय अगर दूध कम दे रही है तो ये एस्ट्रोजन का ही आपका क्या करते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं। और वो जो क्या करते हैं, लगाते हैं, तो गाय क्या है, वो बहुत सारा मिल्क आपका दे देती है। अगर वो 3-4 लीटर दे रही है तो वो 10 लीटर दूध आपका देने लगती है। क्यों? क्योंकि वो ये जो एक्टिवेट होते हैं ना, तो ये जब एक्टिवेट होते हैं तो जो मेमोरी ग्लैंड है, जो आपकी क्या है, दुग्ध आपकी क्या है ग्रंथि है, उनको एक्टिवेट कर देते हैं, और वो जितना भी हो सकता है उतना दूध आपका क्या है, जनरेट कर देती हैं, मिल्क जनरेट कर देती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रजनन अंगों की वृद्धि इन्हीं के द्वारा होती है। जो फीमेल का जो चेस्ट है, ये मतलब ये सारी चीज़ें जो आप समझ सकते हैं ना, मैं बता नहीं सकता लेकिन आप समझ सकते हैं, तो ये इन हार्मोन्स के थ्रू ही आपकी क्या है होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये फेलोपियन ट्यूब, ये भी कितनी होती हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो 2 होती हैं, एक जोड़ी होती हैं, ठीक है। और इनका कार्य क्या होता है, अंडाणुओं को गर्भाशय में पहुँचाना। जो फ्लोपियन ट्यूब होती है ना, ये अंडाणुओं को क्या करती है, गर्भाशय में पहुंचा के रहती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए फ्लोपियन ट्यूब है, यहाँ तक आपको अंडाणुओं को लेके आती है, ठीक है। अभी मैं और भी बातें बताऊंगा। गर्भाशय क्या है, ये एक नाशपाती के जैसे आपका क्या है, एक संरचना होती है। यहाँ अंडाणु आपका आता है, और अगर इस अंडाणु को स्पर्म मिल जाता है, शुक्राणु मिल जाता है, तो फिर भ्रूण विकास भी यहाँ पे होता है, यहीं पे बच्चे का जन्म होता है। ये सारी चीज़ें मतलब एक बच्चा 9 महीने यहीं पे रहता है। सर्विक्स आपकी क्या होती है, जिसको सर्विकल कैनल भी बोल देते हैं, ये गर्भाशय ग्रीवा होती है। इसमें क्या होता है कि एल्कलाइन फ्लूइड होता है, जो एल्कलाइन फ्लूइड इस अंडाणु और शुक्राणु के जो उसमें मिलता है, ये अंडाणु में मिलता है, शुक्राणु में मिल जाएगा तो जाइगोट ही बन जाएगा। इसमें मिलके इसको बाहर निकालने का काम करता है। इसका काम होता है साफ सफाई, क्योंकि ये वो चीज़ होती है ना, ये सर्विकल कैनल, क्योंकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये पार्ट है, और ये सर्विकल कैनल इसको बहुत अच्छे से साफ सफाई करने का काम करती है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट होती है ना, तो यहाँ पे साफ सफाई तो चाहिए चाहिए, और साफ सफाई तो हर जगह चाहिए है। अब क्या करता हूँ, इसका स्त्राव होता है, एल्कलाइन फ्लूइड यहाँ से स्त्रावित होता है, मतलब निकलता है, सिक्रेट होता है। और उसके बाद जो मैंने बताया था वजाइना यानी कि प्रजनन नलिका, ये वो द्वार है जहाँ से शुक्राणु एंट्री लेता है, प्रवेश नलिका है, शुक्राणु प्रवेश नलिका आपकी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा ऋतु स्त्राव के बारे में। ऋतु स्त्राव देखिए, ऋतु स्त्राव के बारे में आपको समझाऊंगा, मासिक चक्र। अगर आपने ये सारी चीज़ें अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया है ना, तो आपको ये ऋतु स्त्राव बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए पहले मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ से, फिर मैं आपको वो वाला डायग्राम दिखाऊंगा। देखिए होता क्या है, ऋतु स्त्राव में क्या होता है। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए पहले यहाँ पे देखिए, इसको समझा देता हूँ एक बार, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूँगा। देखिए ऋतु स्त्राव क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और मासिक धर्म या रजोधर्म भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजोधर्म या मासिक धर्म भी इसको बोलते हैं, जिसको हम पीरियड्स बोल देते हैं ना, वो सारी चीज़ें पीरियड्स भी इसको बोलते हैं। तो ये इसमें होता है, पीरियड्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो है ना, प्राथमिक जो मासिक धर्म आता है, जो पहला आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है ना, 12 से 14 वर्ष की एज में आता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे 12 से 14 की साल में आपका क्या होता है, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, वो काम करने लगता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो पहला मासिक धर्म भी उसी टाइम पे आता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनार्की, या इसको हिंदी में बोलें तो रजो दर्शन बोलते हैं। मतलब पहला जो मासिक धर्म आता है, पहला जो रजो धर्म आता है, उसको रजो दर्शन बोलते हैं, क्योंकि पहली बार दिखाई दिया तो उसको दर्शन बोल देते हैं, ठीक है। इसको मेनार्की बोलते हैं। आपसे इंग्लिश में ही पूछा जाएगा मेनार्की, या हिंदी में इस तरह से लिखा होगा मेनार्की, कि प्रथम मासिक धर्म को क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। और इसी प्रकार अंतिम जो मासिक धर्म आता है, यहाँ पे मैंने ये जो है ना, ये थोड़ा सही नहीं लिखा है, यहाँ पे 50 साल की एज होना चाहिए था। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं, और इसको रजो निवृत्ति बोलते हैं, जो अंतिम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रजो निवृत्ति बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको क्या बोलते हैं, रजो निवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। जो लास्ट आपका होता है,
और यहाँ पे मैं ये एडिट कर दूंगा 50 की एज के टाइम पे आता है, 48 और 50, मतलब 50 के आसपास की एज में ये ऐसा होता है। आपने एक सुना होगा मतलब 3-4 साल पीछे की बात है, जो आपका केरला में जो आपका एक कौन सा मंदिर है, मुझे थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा है, उस टेम्पल के बारे में थोड़ा सा नाम नहीं उसका याद आ रहा है। उसमें क्या हुआ था कि जो 10 साल से ऊपर और जो 10 से लेके 50 साल तक की जो फीमेल थी उनका वहाँ पे आना वर्जित किया गया था। मुझे उस मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा है, आपको कमेंट करके बताना वो कौन सा था, क्योंकि वहाँ पे मासिक धर्म का ही कुछ लफड़ा था, तो इसलिए तो क्योंकि 10 साल के बाद स्टार्ट होता है, 50 साल के बाद बंद हो जाता है। 10 से जो 50, 40, 45 तक की जो एज की लेडीज होती थी तो उनको वहाँ पे आना वर्जित किया गया था। और इसके बहुत डिबेट में रहा था, लेकिन मुझको उसका वो केरला का जो मंदिर है वो मुझको याद नहीं आ रहा कि नाम उसका क्या है, और मुझे याद था लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो क्या बोलता हूँ, ये जो रजो धर्म है, अगर कोई महिला गर्भ धारण कर लेती है, गर्भ धारण मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी आ जाती है उसको, तो उस टाइम ये नहीं आता है। क्यों उस टाइम पे नहीं आता है? क्योंकि जो रजो धर्म आता है ना, वो मैं भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे आता है। तो आपको जब ये पता चलेगा तो आपको ये भी समझ आएगा गर्भ धारण के टाइम पे नहीं आता। और ऋतु स्त्राव के 14 दिन बाद ओवुल्यूशन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन की एक प्रक्रिया शुरू होती है। अंडो उत्सर्ग होता है, मतलब ये जो ओवम होता है, ओवम का बाहर निकलना, ओवम की निर्मुक्ति होना, ओवम को बाहर निकाल देना, ये आपका क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखिए 28 दिन जो है ना, 28 दिन में क्या होता है, एक अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय क्या करता है, एक अंडाणु का निर्माण करता है 28 दिन में, ठीक है। और ये जो अंडाशय है, अंडाशय से अंडाणु की निर्मुक्ति ही आपका क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। मतलब अंडाशय से अंडाणु की निर्मुक्ति होना, ये आपकी क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। ठीक है, ये तो बात आपको समझ आ गई। और मैं आपको ये बताऊंगा अभी अभी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और 15 से 19 दिन मतलब 14वें दिन आपका क्या होता है, ये अंडाणु अंडाणु अंडाशय से निकल के आता है, कहाँ पहुँचेगा, गर्भाशय में पहुँचेगा। और वो आपका क्या है ना, वो आपका लगभग 72 दिन आपका क्या है, 72 घंटे आपका रहता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा और अगर देखें तो 15 से 19 दिन मतलब 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, ऐसे 72 घंटे तक तो रहता ही है। लेकिन 18-19 तक भी अगर ये रुक सकता है, ये रुक सकता है। वैसे 72 घंटे की इसकी क्या होती है, टाइमिंग होती है, ठीक है। और उस टाइम पे अगर जब ये आता है ना, उस टाइम पे अगर आपका क्या करें, स्त्री और पुरुष संभोग करें, तो एक महिला अगर कोई प्रेग्नेंट होना चाहता है, अगर कोई प्रेगनेंसी चाहता है, बच्चे प्लान कर रहा है, तब के लिए ये बात है। तो अगर वो करते हैं ऐसा तो प्रेगनेंसी आएगी, प्रेग्नेंट होगी, क्योंकि अंडाणु फीमेल का जो अंडाणु है ना, वो आपका क्या है, मेल के शुक्राणु से आपका निषेचित होकर गर्भाशय में जाता है। क्या है, अंडाणु क्या है, निषेचित हो जाएगा, और निषेचित होकर गर्भाशय में जाएगा, तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एक फीटस बनेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है मतलब ये पुरुष आपका संभोग नहीं करता है, तो क्या होगा, उसी अंडाणु का क्या होगा, वो निषेचित नहीं होगा, और वो क्या है, ऋतुस्राव के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये आपका ऋतुस्राव होता है। अभी मैं इमेज के थ्रू भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए युग्मनज, युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। अब ये गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक निर्माण क्या होता है, वृषण, वृषण क्या होता है, ये आपका क्या है, वृषण जो मेल में होता है, और अंडाशय जो फीमेल में होता है, ये क्या अंडाशय ओवम का निर्माण करती है। इसी तरह से वृषण या टेस्टिकल्स ये इसका शुक्राणु का निर्माण करती है, और ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो ये शुक्राणु का निर्माण और अंडाशय में ओवेरी का निर्माण जब ये विभाजित होते हैं तो वो युग्मक जनन कहलाता है। जैसे कि वृषण क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, इसको शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र जनन। और इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है, और इसको अंडजनन यानी कि ओवजेनेसिस बोलते हैं। तो ये आपको बात समझ आई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ ये वाला पॉइंट। अब ये तो आपको समझ आ गया ना, अब इसको समझिए।
अब इसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या है 0 डे, और ये अंडाणु का बनना स्टार्ट हो रहा है। 0 डे से आपका अंडाणु बनना स्टार्ट हो रहा है। ये 0 डे पे अंडाणु स्टार्ट हो रहा है। ये यहाँ पे खून का मतलब क्योंकि यहाँ पे ब्लड है, इसमें क्या होता है ना, इसको ब्लड चाहिए होता है। ब्लड मतलब ये सारा का सारा पार्ट जो है, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका क्या है, जुड़ा हुआ है, पूरे आपकी बॉडी से कनेक्टेड है। तो बॉडी इसको क्या करती है, न्यूट्रिशंस देती है, सारी चीज़ें आपको क्या है प्रोवाइड कराती है, सारी चीज़ें ये प्रोवाइड आपकी कराती है। तो उसमें क्या है, ब्लड भी होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा ब्लड ही तो निकलता है। और ये क्या है, ग्रोइंग करेगा, ग्रोइंग फॉलिकल, ये जब बड़ा होगा, जैसे ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, तो जब ये अपने स्टेज पे आएगा 14 दिन बाद आपका क्या है, ये इस तरह का हो जाएगा। ये आपका क्या है, इसमें क्या है, ये ब्लड हो जाएगा ये। और फिर आपका क्या है, ये इसमें मसल्स आपकी क्या है, मसल्स बोले तो मांस इसमें होगा, मांस भी होगा, ब्लड भी होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर 14 दिन बाद मतलब 14 दिन तक आपका क्या है, ये आपका अंडाणु एक तरीके से परिपक्वता पे आ जाता है। और 14 दिन के बाद आपको क्या है, ये ओव्यूलेशन होगा, मतलब अंडाशय से उस अंडाणु का क्या है निकलेगा। और वो निकल के कहाँ से जाएगा, 14 दिन बाद आपका कहाँ से जाएगा, 14 दिन तक आपका वो यहीं पे रहेगा। 14 दिन बाद आपका वो यहाँ से आपका इसमें एंट्री करेगा, ठीक है, ये बात आपको समझ आई। अब जब ये यहाँ पे आएगा 14 दिन बाद, तो ये यहाँ पे देखिए एकदम बंद था, ये आपका फूटेगा, ये आपका इधर से फूटेगा फटकेगा। अब फिर क्या होगा, ये सिकुड़ेगा, और ये इधर की जो है ये मसल्स आपकी क्या, क्योंकि अब ये चीज़ क्या है ना, ये बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब ये बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलना बंद हो जाएगा, और ये एकदम टाइट सा आपका हो जाएगा, ब्लड आपका टाइट हो, काला सा ब्लड आपका हो जाएगा। फिर ये और आपका क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम में तब्दील होने लगेगा। कॉर्पस ल्यूटियम मतलब उसका जो उस टाइम पे जो ये बदलाव आएगा, उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाएगा। और 28 दिन बाद यही आपका क्या है, सड़ के गल के आपका क्या है, ऋतुस्राव के द्वारा आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो अभी मैं बता रहा था 14 दिन बाद आपका ओव्यूलेशन होगा, मतलब 14 दिन के बाद ये अंडाणु आपका क्या है, ये अंडाणु आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। 14 दिन बाद आपका ये यहाँ से और यहाँ से आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर उस 14 दिन के बाद 15, 16, 17 इन दिनों में अगर कोई 18, 19 तक अगर कोई संबंध बनाता है, संभोग करता है ना, तो क्या हो सकता है, तब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका अंडाणु होगा, ये अंडाणु यहाँ से भी आएगा और इधर से आपका क्या है, स्पर्म जाएगा, और इनका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कब, 14, 15, 16, ये कोई डेट नहीं है, मतलब जिस दिन ऋतुस्राव आपका खत्म होता है उसके अगले 14 दिन बाद अगर कोई सेक्स करता है, तो यहाँ पे आपका ये चीज़ होने का वो रहता है। अगर उससे पहले 14 दिन से पहले मतलब करता है, तो कोई प्रेगनेंसी के चांस नहीं है। और 20 दिन के बाद मतलब 20वें दिन के बाद अगर कोई करता, तब भी प्रेगनेंसी के चांस नहीं है। मतलब यही वो दिन हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी आपकी क्या है, बन सकती है। तो ये आपको पता चल रहा होगा और आप समझ भी पा रहे होंगे कि मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है, साइकिल्स होता है 0 से लेके 28 दिन बाद। और जैसे ही ये निकल जाएगा, एक बार बाहर आ जाएगा, एक बार ये क्या है बाहर आ जाएगा, पूरा का पूरा सारा का सारा मसाला, फिर से आपका क्या है, और ये यहाँ पे सर्विकल कैनल ये एल्ग्राइन फ्लूइड को छोड़ेगी, और ये इसको पूरा का पूरा साफ सफाई कर देगा, फिर से एकदम न्यू जैसा हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से रीसेट हो जाएगा, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं। और फिर से आपका क्या है, यही प्रक्रिया जो अभी मैंने आपको बताई है, फिर से आपकी क्या है 28 दिन के बाद आपकी फिर से आपकी यू टर्न होगी, और फिर से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और फिर जैसे ये होगी, फिर से आपकी ये होगी, फिर ये हर महीने आपका इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब ये सारी मैंने आपको बता दी, अब यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे समझिए, ये सारी चीज़ें होने के बाद देखिए निषेचन क्या कहलाता है। निषेचन क्या होता है, देखिए सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये मैं लिख के लाया हूँ आपको समझने के लिए आसानी हो जाए। निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये मैंने बता ही दिया। नर और मेल शुक्राणु और अंडाणु मिलके युग्मनज यानी जाइगोट बनाएंगे, फिर आपका एम्ब्रियो बनेगा। और निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी, निषेचन की जो क्रिया है ना, वो अंडवाहिनी के द्वारा होती है, मतलब अंडवाहिनी ही उसको क्या है करवाती है, क्योंकि अंडवाहिनी के द्वारा ही आपका वो पहुंचता है वहाँ पे शुक्राणु, तो ये वहाँ से स्टार्ट होती है। कौन भाग लेता है इसमें, इसमें
नर जो है, नर का जो शुक्राणु है ना, उसका केवल केंद्रक भाग लेता है, पूरा शुक्राणु भाग नहीं लेगा, उसका जो केंद्रक होगा। और जो फीमेल का जो संपूर्ण मादा युग्मक, युग्मक बोले तो जो आपका स्पर्म, जो ओवम निकलता है, जितना भी ओवम होता है वो पूरा ही उसमें क्या है, पार्टिसिपेट करेगा। और नर का जो आपका शुक्राणु होगा, जो युग्मक होगा, उसका केवल केंद्रक आपका क्या है, पार्टिसिपेट करेगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। युग्मक बोलते हैं गैमेट्स को, गैमेट मैं यहाँ पे लिख दूंगा गैमेट, ठीक है। और नोट, मनुष्य में अंतःनिषेचन होता है, मनुष्य में क्या होता है, अंतःनिषेचन की क्रिया पाई जाती है, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, मनुष्य में अंतःनिषेचन होता है या बाह्य निषेचन होता है, तो अंत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट निषेचन क्रिया के बाद, जब ये निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है, उसके बाद जाइगोट वगैरह बन के समसूत्री विभाजन के द्वारा आपका क्या होता है, विभाजन होने लगता है, उसमें समसूत्री विभाजन होने लगता है। और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण शिशु विकसित हो जाता है। क्या है, गर्भाशय में एक पूर्ण शिशु विकसित हो जाता है, और वही प्रसव यानी डिलीवरी के दौरान शिशु बाहर आ जाता है। ये आपका भ्रूणीय विकास के बाद हो जाता है, ये डिलीवरी के बाद बाहर आ जाता है। तो ये बात आपको समझ आई होगी मेरे ख्याल से, और मैंने अपना प्रयास किया इसको समझाने का। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ आया ना, तो कमेंट करना, मैं फिर से एक बार कोशिश करूँगा आपको समझाने की। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से मैंने समझाने का कोशिश किया। और मेरे साथ दिक्कत थोड़ी ये हो रही है कि ये जो नया मेरा रूम बना है ना, इसमें थोड़ी आवाज़ जो है ना, ये डबल हो रही है, तो इसकी बड़ी प्रॉब्लम हो गई मुझे। अब पहले कच्चा पच्चा था तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम हो गई। तो देखेंगे, इसको भी सॉल्व करने का कोई तरीका ढूंढेंगे। अब क्या करता हूँ मैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं पढ़ाता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ा भी चुका हूँ। पीडीएफ के लिए ये चैनल है हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लेना। बहुत इस पीडीएफ आपको क्लास वाली मिलती रहती है। तो क्या बोलता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।